स्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर किसान आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हुए। क्या यही सरकार कर्तव्य बनता है? विधानसभा में नहीं है, वो गद्दार लोग हैं। शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले कि दलितों की आवाज को नहीं उठाओगे, दलितों की बहन बेटियों का रेप होगा तो नहीं बोलोगे। घटना क्या है मैं इसके बारे में नहीं जानता। जो दिल्ली आंदोलन चल रहा है ये गलत हुआ है, तो अभी जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है क्या वो गलत है? मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट होना चाहिए ना। क्या प्रधानमंत्री, मैं ये कह रहा हूँ जांच का विषय भी है, उसको स्पष्ट क्यों नहीं करना चाहती सरकार? इसमें तो हम लोग बहुत सरफिरे लोग हैं, स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। जब तक हम जिंदा हैं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया को संविधान को छेड़ दे। जो लोग रात को कांग्रेस की कैबिन में बैठकर मीटिंग करते हैं उनको चेहरा बना दे, आप ही चाहते हैं? जो लोग अमित शाह के साथ में बैठकर मीटिंग करते हैं उनको चेहरा बना दिया जाए। चंद्रशेखर पे भी आप सवाल खड़े कर रहे हो। मैं किसी पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आकर काम तो करे। हाँ जी सर, आज नरवाना पहुंचे हैं, तो क्या कुछ प्रचार प्रसार किस प्रकार समाज को जगाने के लिए? देखिए, आज हरियाणा के जिला फतेहाबाद, टोहाना में और जिनमें कई जिलों का दौरा हुआ। और आप जानते हैं कि भीम आर्मी जय भीम के द्वारा पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है जो आरक्षण और जमीन को लेकर। और ये आंदोलन बहुजन समाज की मुक्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। और मैं आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को, मैं जानता हूँ कि भले ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बहुजन समाज वो संसाधनहीन है, उसके पास संसाधन इतने नहीं हैं जितने विरोधी लोगों के पास है। जिन लोगों ने हमारी ज़मीनों को कब्जा रखा है, जो आरक्षण पर कुठाराघात कर रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारे आरक्षण को खीर बनाकर वो खा रहे हैं, तो देश का बहुजन समाज बड़ी तेजी से इस आंदोलन के साथ में जुड़ रहा है। आज हरियाणा में आया और हरियाणा में जो जन सैलाब फतेहाबाद में मैंने देखा और जो बहुजन समाज की युवा में उत्साह देखा, तो देखने लायक था। बशर्ते वो आज जो कार्यक्रम था वो बहुजन संतों महापुरुषों के विचारधारा को लेकर था, उनके प्रचार प्रसार को लेकर था। परंतु जहाँ कहीं भी बहुजन समाज से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है तो मैं आंदोलन की बात रखता हूँ। वो इसलिए रखता हूँ कि बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर हमारा जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो उनके नाम पर इकट्ठा होता है। क्योंकि साहब काशीराम जी की विचारधारा के हम लोग हैं। साहब काशीराम जी यही कह रहे थे कि जब जब बहुजन समाज के संतों महापुरुषों के नाम पर समाज इकट्ठा हो तो उनको उनके अधिकारों के लिए बताना, उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना कि उनको आर्थिक मुक्ति, सामाजिक मुक्ति और राजनीतिक मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वही भीम आर्मी जय भीम के द्वारा और मनजीत सिंह नौटियाल इस काम को बखूबी तरह से कर रहा है। हम हरियाणा में बहुत जल्दी आरक्षण और जमीन को लेकर, क्योंकि कुछ कार्यक्रम तो हमारे बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पर, और हम आगे भी बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी आरक्षण और जमीन को वापस नहीं देगी तो अब की बार हम सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। मंजीत जी, आपको क्या लगता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बहुजन समाज को सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि जब संविधान विरोधी लोगों के हाथ में होगा तो संविधान सही साबित नहीं होगा, और यदि सही लोगों के हाथ में होगा तो संविधान सही साबित होगा। परंतु आज जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर किसान आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हुए। क्या यही सरकार कर्तव्य बनता है? क्या? और जिस प्रकार से सरकार का जो तानाशाही रवैया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश का संविधान खतरे में, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसलिए संविधान बचाओ यात्रा और आरक्षण जमीन वापस करो की लड़ाई भीम आर्मी जय भीम के माध्यम से बड़ी मजबूती से छेड़ी गई है। तो यही कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है कि बहुजन समाज के लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्यों नहीं उभर पा रहे हैं? क्योंकि संविधान जो है वो विरोधी लोगों के हाथ में चला गया है। और बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। तो बाबा साहब का बेटा अपराधी नहीं बनना चाहता। हम लोग संघर्ष करते हुए अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आने वाली नस्लें गूंगी बहरा पैदा नहीं होगी, लड़ेंगे। तो किस प्रकार से अवेयर किया जाए? ये हम लोग, वही मैं बता रहा हूँ कि हम प्रत्येक जिले में कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष को लगाया गया है कि वो क्षेत्र में जाकर आरक्षण और जमीन और संविधान बचाओ यात्रा के बारे में बताए। और उसके बाद में हम बड़े बड़े कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करेंगे। जितने भी बहुजन समाज से जुड़े हुए संगठन हैं,
जितने भी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पुराने कैडराइज लोग हैं, भीम आर्मी जय भीम उनको एक कर रही है और उनको समझा रहे कि देखिए ये अधिकारों की लड़ाई हमको एक होकर लड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारे देश के बड़े बड़े नेता वो मंजीत सिंह नौटियाल को लाइक भी करते हैं और वो चाहते हैं कि मंजीत सिंह नौटियाल के साथ में मिलकर काम किया जाए और उनका बेटा एक कार्यकर्ता बनकर मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूं। मैं वही साहब काशीराम जी का चेला हूं जिन्होंने झोंपड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री दलित की बेटी को बना। तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं और इस लड़ाई को मैं बखूबी तरह से लड़ूंगा। अगर बात करें जो SC ST माइनॉरिटी है उनके लिए हमेशा जो लोग हैं पहले तो कहते हैं कि इनको हम आरक्षण देंगे, वो करेंगे, इनकी लड़ाई लड़ते हैं। जब सत्ता में आ जाते हैं यानी कि सरकार में हिस्सा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है बदल जाती है। अगर बात करें भीम आर्मी, वो भी इसी तरह से मतलब जैसे एक राजनीति में अगर कल को आ जाती है तो क्या उसकी भी विचारधारा बदल सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग राजनीति में चले गए हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन बहुजन मूवमेंट पर काम कर रहा है। हमारा संगठन बहुजन मूवमेंट पर मजबूती से उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से हम लोगों ने पहले से किया है। और हमारा काम भीम आर्मी जय भीम का काम समाज को विभाजित करना नहीं है, समाज को एकत्रित करना है। और मंजीत सिंह नौटियाल ने कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे कि समाज विभाजित हो। आप इतिहास में जब से हम लोग उस मिशन में और समाज के बीच में काम कर रहे हैं, आप एक बात या एक घटना ऐसी बता दीजिए जिसमें कि मंजीत नौटियाल ने कोई ऐसा काम किया हो या कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिससे कि बहुजन समाज को नुकसान हुआ हो। तो मैं बहुत मजबूती से लड़ रहा हूं और एक करके लड़ेंगे सबको। जी, तो बाबा साहब आज डिसाइड करें कि उनके लिए सही क्या है? देखिए, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण को लागू कराया, बाबा साहब ने उस समय एक बात कही थी कि मैं तुम्हें आरक्षण तो दे रहा हूं, लेकिन विरोधी लोग इसे हथियार बनाकर तुम पर इस्तेमाल करेंगे। क्या हमारे MP MLA सदनों में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है? वो गद्दार लोग हैं। उन लोगों को समझौता करके बनाया गया है। उन लोगों को ये समझाया जाता है शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले कि दलितों की आवाज को नहीं उठाओगे, दलितों की बहन बेटियों का रेप होगा तो नहीं बोलोगे, उनके आरक्षण की बात नहीं करोगे, उनके अत्याचार साथ होगा तो उसकी बात नहीं करोगे। तो इस आधार पर उनको बनाया, इसलिए बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए हम लोग कैडर तैयार कर रहे हैं मजबूत, और एक ऐसा कैडर तैयार कर रहे हैं, आप लोग भरोसा रखिए, आप लोगों को 6 महीने में बहुजन समाज के युवाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अगर बात करें, जब भी इस प्रकार से बहुजनों को देखा जाता है तो लोग के मानसिकता उनके अंदर ये आती है कि सिर्फ बहुजनों के लिए ही काम करता है। लेकिन अगर पीछे कुछ दिन पहले की बात करें जहाँ पर जंतर मंतर पर चंद्रशेखर जी पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पहलवानों का समर्थन किया, तो क्या इस प्रकार से 36 बिरादरी का अगर आवाज उठाने की बात रही तो जो है आप आवाज उठाएंगे? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि यदि मेरे देश के अंदर अगर मेरी कम्युनिटी का उत्पीड़न होगा, मेरे समाज का उत्पीड़न होगा, तो मैं सबसे पहले अपने समाज के साथ में खड़ा हूँगा। इसलिए बाबा साहब का बेटा भी ये कह रहा है कि यदि देश के अंदर मेरी बहन बेटियों का या मेरे समाज का उत्पीड़न होगा तो सबसे पहले मैं अपने समाज के साथ में खड़ा हूँगा, उसके बाद में बाकी। जब मेरा समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं दूसरों को कैसे सुरक्षित कर पाऊंगा? तो मैं इस चीज को बाखूबी तरह से निभा रहा हूँ। ये घटना क्या है मैं इसके बारे में नहीं जानता, जो दिल्ली आंदोलन चल रहा है, बशर्ते मैं चाहता हूँ, उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक होने के उद्देश्य से कि सब चीजों को स्पष्ट होना चाहिए। जैसे हमने दिल्ली आंदोलन की बात करी तो आपने किसान आंदोलन की तो अभी जिक्र किया था कि 750 किसान शहीद हो गए, उसमें भी आपने कहा भी ऐसे गलत हुआ है। तो अभी जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है क्या वो गलत है? मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट होना चाहिए ना। क्या प्रधानमंत्री, मैं ये कह रहा हूँ जांच का विषय भी है, उसको स्पष्ट क्यों नहीं करना चाहती सरकार? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? प्रधानमंत्री जी वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, 2 नहीं 1 किलोमीटर होगा। प्रधानमंत्री जी क्यों दोनों पक्षों को अपने आवास पर नहीं बुलाते? यदि सरकार अगर चाहती है तो दोनों पक्षों को अपने आवास पर बुलाए और SIT गठित करे, जज बिठाए, क्या देखे कैसे न्याय नहीं होता। लेकिन ये मुद्दा बनाकर इसको जो है ना हाईलाइट करना, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं, वो हमारी बहन है वो भी, और वो देश का गौरव है क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो उसमें भी जो भी स्पष्ट है, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो सर अगर बात करें, आप जैसे कहते हैं दलित बहुजनों इनके लिए हम आवाज उठाने का काम करते हैं,
अगर मान लीजिए जो दूसरे लोग हैं उनमें तो गरीब लोग हैं, दूसरी जाति है जी। जो, वो ये सोचते हैं कि ये तो बहुजन की काम करते हैं, क्या आपसे आशा रखें कि वो भी, उनके लिए भी आप कुछ उम्मीद है उनके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजनों में हम बहुजन का नाम तो देते हैं, बहुजनों को कुछ लोग जो एससी को छोड़कर, जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो चमारों को छोड़कर जो बाकी की जातियां हैं उनको ये नहीं पता कि बहुजन होता क्या है। जो ट्राइबल है, जो लोग, जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा समाज है और जो अल्पसंख्यक समाज है, वो इतने बड़ा वनवादी है 95% आज भी उसको नहीं पता बहुजन समाज क्या होता है। और जबकि साहब काशीराम जी ने इस पर एक बहुत बड़ी किताबें भी लिखी, चमचा युग लिखी, और बाबा साहब ने भी उसके ऊपर लिखी, जाति का सर्वनाश, बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन वो नहीं जानते कि बहुजन समाज क्या होता है। परंतु मैं आपको एक फैक्ट और बता रहा हूं कि देश के अंदर जब भी बहुजन आंदोलन हुआ है, देश के अंदर जब भी कोई बहुजनों की लड़ाई को आंदोलन के रूप में क्रांति हुई है, तो सबसे ज्यादा चमारों ने और वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस लड़ाई को मजबूती से आके लड़ा है। बाकी लोग आज भी जागरूक नहीं है, इसलिए बहुजनों की सरकार नहीं बन रही है, इसलिए बहुजनों को उत्पीड़न हो रहा है। मंजीत जी, एक सवाल और है, अगर इसी प्रकार से नए नए संगठन बनते रहे तो क्या लगता है आपको, क्या ये जो लोग हैं ये जागरूक हो पाएंगे, बाबा साहब की उस विचारधारा को समझ पाएंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो नए नए संगठन बना रहे हैं, मंजीत सिंह नौटियाल संगठन चला रहा है, मैं आपने समाज को आज भी कहता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहकर काम कर रहा हूँ। मैं समाज के बीच में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता ही नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं उन लोगों के लिए हूँ जो मेरी कम्युनिटी को कमजोर समझते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं उन तानाशाह सरकार के नेताओं के लिए हूँ जो सत्ता के नशे में आकर मेरे समाज को उत्पीड़न करते हैं। तो इसलिए मैं उन संगठनों के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि स्वार्थ को और एक मैं को, जो मैं होती है, उसको छोड़कर एक मंच पे आए। तो एक तरफ इसी तरह से लड़ाई लड़ी जा सकती तो है। एक तरफ संविधान खतरे में है और सरकार राम राज्य बनाने का नारा दे रही है, तो ये भी नहीं होता। देखिए, जब तक हम लोग जिंदा हैं, इसमें तो हम लोग बहुत सरफिरे लोग हैं, स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जब तक हम जिंदा हैं किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया कोई संविधान को छेड़ दे। और जहां तक राम राज्य की बात है, संविधान की सुरक्षा के लिए हमने देश के अंदर इतने बहुजन समाज के लोग तैयार कर दिए, वो जान संविधान के लिए दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि बताया जा रहा है कि आरक्षण खत्म किया है, तो सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म नहीं की जा रही, तो सरकारी नौकरियां वो खत्म की जा रही, तो आरक्षण तो अपने आप ही उनमें खत्म हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो हमारी सीटों पर जो लोग बैठे हैं, कुंडली मारे बैठे हैं, जो लोग संसद में हैं, वो बिल्कुल वो नमक हराम लोग हो गए हैं। वो काशीराम के बेटे नहीं है, वो काशीराम के वंशज नहीं है, ना बाबा साहब के वंशज है। वो लोग हमारे नाम, समाज के नाम पर धब्बा है। हम लोग इस बात को बड़े बड़े मंच से भी कहते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार, मैं इसका कारण भी बता देना चाहता हूँ, इसका निवारण भी बता देना चाहता हूँ कि इसका निवारण कैसे होगा। बहुजन युवाओं को जब तक कैडर तैयार नहीं करेंगे आप लोग, इसलिए भीम आर्मी जय भीम के द्वारा एक मजबूत कैडर तैयार किया जा रहा है कि ऐसे नेताओं को आप संसद और विधानसभा में भेजिए जो आपके बीच से निकल कर गया हो, जो समाज की पीड़ा को जानता हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। अब कोई हेलीकॉप्टर से आपके बीच में कोई प्रत्याशी उतार देता है, आप उसको जानते नहीं है, वो रिजर्व सीट पर सांसद विधायक बन जाता है, और आप उसको जानते नहीं है, वो फिर समाज की बात नहीं करता, वो लूटपाट की बात करता है। यही कारण है कि अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मंजीत जी, एक बात और बताइए, अभी पिछले कुछ दिन पहले 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन किया गया है और उसमें देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, तो क्या लगता है आपको कि किस विचारधारा के अंदर ये देश चला जा रहा है? देश जो है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देश का जो अभी वर्तमान में जो देश के हालात हैं, देश के हालात वो हैं कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस देश के अंदर आप लोग राजस्थान के जयपुर में जो मनुस्मृति की फोटो लगी है, क्या वहाँ हमारे रिजर्व विधायक नहीं है? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बोल दे, जबकि वो विधायक और वो सांसद बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत बन रहे हैं। तो इसलिए जो सरकार का जो प्रोपेगेंडा, यही मैं अपने बहुजन युवाओं को समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बुनियाद रख दी है, जबकि जो सदन है, जो लोकसभा है, संविधान में एक लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज होती है, और जबकि एक सदन का जो उद्घाटन होना चाहिए वो संवैधानिक विधि से होना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना पढ़ के होना चाहिए था, संविधान बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि एक छड़ी लेकर आप उद्घाटन कर रहे हैं? क्या छड़ी से देश चलेगा? आप मुझे बताइए। और एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे कि देखो, एक देश के अंदर चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। क्या छड़ी से प्रधानमंत्री बन गए हो? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान की बदौलत है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन वो लोग गद्दारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं संविधान के साथ में। तो ये जो धोखा है, ये वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी,
उनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपकी नजर में क्या लगता है कि कौन सी सरकार बढ़िया जो आपके हित के बारे में सोच सकती है, किसको बड़े मानते हो आप? भैया हमारी सरकार जो है एक ही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज का इतना वोट बैंक है, फिर भी हिस्सेदारी क्यों नहीं हो पाती है, क्यों नहीं आ पाते हैं? कारण क्या है इसका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि बहुजन युवाओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुजन युवा जब तक जिम्मेदारी नहीं लेगा, और यहाँ हम लोग वही कह रहा हूँ मैं कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक प्रदेश में कैडर तैयार किया जा रहा है। जो लोग छोटी छोटी पार्टियों के चक्कर में आकर वोट को बंटवारा कर रहे हैं, ये बहुजन समाज के लिए घातक साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एक प्रोपेगेंडा और समझा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी चुनाव हुआ विधानसभा, तो उसमें क्या हुआ कि जो मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया, उन्होंने ये दिखाया कि भाई भाजपा का मुकाबला अखिलेश जी से है, समाजवादी पार्टी से है। आप मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी का वोट बैंक 80,000 से शुरू होता है प्रत्येक विधानसभा पर, आप उसको तीसरे नंबर पर दिखा रहे हैं, तो आप जनता के साथ में और वोटरों के साथ में कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। लेकिन वोटर भी नहीं समझ पाया, भाई जिस पार्टी का वोट बैंक 80,000 से शुरू हो रहा है, आप उसको कैसे तीसरे नंबर पर दिखा रहे हैं। तो मुस्लिम समाज का वोट जो है ना, वो डिवाइड हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर और बीजेपी जीत गई। परंतु मुस्लिम समाज अब समझ चुका है और हम लोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं सब चीजों की। हम लोग एक करेंगे और लड़ेंगे और तो जीतेंगे। अब ये चुनाव की आपने बात करी, तो तीसरे नंबर पे जो बात बताई है, मायावती ने अब की बार ऐसा कुछ कार्यक्रम, ऐसी कोई रैलियां नहीं की जिसको लेकर हम कह सके कि वो एक्टिव थी इस चुनाव में। शायद आपको मालूम नहीं है, बहन कुमारी मायावती जो है एक बहुत मजबूत कैडर बना रही है। बहुत सारे मुस्लिम लीडरों को लगाया जा रहा है और बहुत सारे ओबीसी और पिछड़े नेताओं को लगाया जा रहा है। जिस समय चुनाव नजदीक आएगा हम आपको दिखाएंगे। और मैं उनका एक छोटा भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के ही भेजा हुआ। आप मान लीजिए मुझे कि मैं बीएसपी का एक कार्यकर्ता होने की वजह से मैं क्षेत्र में घूमकर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग, और सबको एक करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और हम लोग शायद अब की बार परिवर्तन करेंगे, ये भी निश्चित है। जी, पिछले दिनों निकाय चुनाव भी हुए थे और उनको लेकर बहन जी ने एक बात कही थी कि जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए हैं वहां वहां बीएसपी की जीत है, और जहां बैलेट पेपर नहीं था, जहां ईवीएम से थे, वहां ईवीएम का घोटाला हुआ। तो क्या लगता है आपको कि ईवीएम का जो घोटाला है उसको खुलकर राजनीतिक पार्टियों को सामने आना चाहिए या सिर्फ कहने से ही काम चल जाएगा? देखिए, ईवीएम बिल्कुल गलत है। ईवीएम बिल्कुल देश से हटनी चाहिए, ईवीएम का उपयोग नहीं होना चाहिए। जब देश के जो हाई टेक्नोलॉजी देश हैं, कंट्री हैं, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो इंडिया क्यों नहीं करवा रहा है? इसका मतलब वो जो है ना, दाल में कुछ काला है। मुझे हमें तो लगता है पूरी दाल ही काली है। हमारे देश के जो है ना गृह मंत्री और बहुत सारे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आप केवल हमें वोट डालने आइए। आप ये नहीं हम कह रहे हैं कि किसको वोट दीजिए, केवल आप मशीन तक पहुंच जाइए, वोट तो हमें पता है कि कहाँ चला जाएगा। ठीक है। अंतिम में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जमीन को लेकर कि रोहतक में जो मामला चल रहा है, 300 बीघे जमीन को दबाया गया है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और यहाँ का बहुजन समाज को हम ये भी अपील करते हैं कि उसके बारे में बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उनका बेटा तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जितने भी सरकार के तानाशाह नेता हैं, हम अपने अधिकार मांगने के लिए आए हैं। हम किसी को छीना झपटी करने के लिए नहीं है। बहुजन समाज ने के नेताओं ने या बहुजन समाज के संतों महापुरुषों ने हमें ये नहीं सिखाया। हम अपने अधिकार जो है मांगने के लिए आए हैं, अधिकार लेने के लिए आए हैं, और अधिकार को छीन के लेंगे, चाहे सरकार का नेता हो, कोई भी हो। हमें अपनी जमीनें वापस चाहिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, परिवारवाद की राजनीति है, हर जगह पर देख ली गई है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर मायावती है, वो अपना चेहरा ही रखना चाहती है, किसी व्यक्ति को क्यों नहीं आगे रखना चाहती है। अगर बात करें चंद्रशेखर जी है, उनसे कहते हैं मतलब उनको दूर रखना चाहते हैं, तो उनको साथ में लेके ये लड़ाई है वो लड़ी जा सकती है, मजबूत किया जा सकता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इस पे, बहन जी परिवारवाद कहाँ कर रही है बताइए मुझे। वो किसी और को सामने क्यों नहीं लेके, किसी व्यक्ति को लेके आए, या फिर अपने आप ही मतलब वो खुद मान रही है जी। जो लोग रात को कांग्रेस की कैबिन में बैठकर मीटिंग करते हैं उनको चेहरा बना दे, आप ही चाहते हैं? जो लोग अमित शाह के साथ में बैठकर मीटिंग करते हैं उनको चेहरा बना दिया जाए? बहुजन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर पे भी आप सवाल खड़े कर रहे हो। मैं किसी पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आकर काम तो करे। बहन कुमारी मायावती ने, माननीय साहब काशीराम जी ने ऐसे ऐसे नेता तैयार किए हैं जो मजदूर के बेटे थे, लेकिन वो MP MLA बनकर बीजेपी में भाग गए, कोई कांग्रेस में कूद गया। उनको क्या जिम्मेदारी बहुजन समाज की देनी जरूरी है? क्या ठीक है? ये जो पूंजी साहब काशीराम जी ने तैयार की है, इसको संभालना और इसकी जिम्मेदारी देना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। जो इतने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मनुवादियों के बीच में एक बहुजन समाज का साम्राज्य चलाना बड़ी टेढ़ी खीर है।
तो इसलिए बहुजन राजनीति सिमटती जा रही है। कौन कह रहा है कौन कह रहा है बहुजन राजनीति समझती जा रही है? कहीं भी देख लो, हरियाणा की उत्तर बात प्रदेश- करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं आपको- भी राजस्थान की करें, आपको तो कहाँ शायद पर कमियां है, क्या कुछ क्या प्लानिंग की कमी है, कहाँ पर? मैं बता रहा हूँ, आपको शायद जानकारी नहीं है, आपकी बार बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक 10 पायदान ऊपर गया है। जब से भीम आर्मी जय भीम ने समर्थन किया है बहन जी को, इस नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव में हमारा बहन जी से हमने ये कमिटमेंट किया था कि आप हमें नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव जिताने में मदद करो। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत मजबूत हैं और हमने समर्थन भी किया था। और उत्तर प्रदेश में पहला डाटा उठा के देख लीजिए, और नगर पंचायत नगर निकाय का ये डाटा उठा के देख लीजिए, तो हम लोग 5 गुना ज़्यादा सीटें जीते हैं। और इसका परिणाम आप लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।